नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हंसी के कारण है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब से हरियाणा में बीजेपी आई है 2014 से, और जैसे देश में भी अब मोदी जी का डंका बज ही रहा है, उसके बाद एक बहुत बड़ी संख्या उन नेताओं की भी है जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए, और बीजेपी में आने के बाद उनको पता चला, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो पहले माता वैष्णो के दर्शन करते हैं, और जो नए लोग होते हैं सर, उनको बाद में पता चलता है कि ऊपर भैरव बाबा भी हैं। तो बीजेपी में जो लोग गए हैं उनको वहाँ जाने के बाद पता लगा कि भैरव बाबा तो आरएसएस है, तो आरएसएस की परिक्रमा भी जरूरी है। अब चूँकि वो कांग्रेस में थे, इनेलो में थे, छोटी पार्टियों में थे, तो उनको जो दशहरा है उस पर अपनी निष्ठाएं दिखाने के लिए वो जो खाकी निक्कर है आरएसएस की वेशभूषा, वो पैंट है जो वाइट शर्ट और काली टोपी में लठ लेके वो लोग खड़े हुए हैं। अब जब मैं अरविंद शर्मा जी को और अपने चौधरी धर्मवीर सिंह जी को और बहुत सारे लोगों को उस गणवेश में जब कल देखा सर, तो फिर मैंने एक छोटा सा विचार रखा था कि 3 तरह के संघी हरियाणा में हैं। एक संघी तो वो हैं जो 2014 से पहले संघ में थे, उनके बाप दादा संघ में रहे हैं, और वो अपनी विचारधारा चाहे जैसी भी हो उसके साथ जुड़े हुए संघी हैं। फिर दूसरे नंबर के संघी आते हैं सर 2014 के बाद। 2014 के बाद जो शाणे लोग थे उन्होंने देख लिया था भी ये लंबे समय राज करेंगे, तो हम संघी बन जाते हैं और वाया संघ बीजेपी में ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर आते हैं सर 19 के बाद और 24 वाले संघी। ये वो संघी हैं सर जो अवसर देख के आए हैं, इनको पता है कि चीज़ें फैलेंगी, तो आरएसएस की एक ठप्पा बहुत ज़रूरी है जीवन पे। और इस ठप्पे को लगवाने के लिए मैंने देखा कि जो लोग बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी हैं, इनेलो में जिनका जन्म हुआ और इनेलो में करियर बना या दूसरी पार्टियों से, अब वो अपने आप को संघी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पुराने संघी हैं उनको पता है कि माल खाने आए हुए हैं, इसलिए वो उनको भाव नहीं देते हैं। तो ये 3-4 प्रकार के संघी खासकर हरियाणा में अब दिखाई देते हैं सर, और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले कोई संघ में था भी तो वो दिखाता नहीं था खुद को, लेकिन अब संघ में नया है उसको दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है कि देखो मैं संघी हूँ, मैं संघी हूँ। तो ये कल इनके फ़ोटो देख के मुझे बहुत वो एकदम से हंसी भरी बात लग रही थी कि राजनीति पता नहीं क्या क्या करवा देती है। तो ये हरियाणा के जो नए नए संघी हैं सर, इनके बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस बात पर कोई रोक नहीं है। आप शाखा में जाइए, संघ में रहिए वर्षों वर्ष, वो आपको मना नहीं करते कि आप किसी दल से न जुड़ें। यानी संघ में इतनी भी छूट है कि अगर कोई कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के लोग शाखा में जाना चाहें तो उनका स्वागत है। और लेकिन वहाँ एक माहौल है कि धीरे धीरे आप जब उसमें 1-2 साल रह जाते हैं तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ सोच नहीं सकते। वो जैसे हरा चश्मा लगा दिया सब भरा रहा। लेकिन आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस चीज़ का प्रतिबंध ही नहीं है। वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करता है, तो इसलिए वो इस तरह की शर्त नहीं लगा सकता। लेकिन वहाँ के परिवेश में रहने के बाद में आदमी स्वतः है वो किसी और राजनीतिक दल के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उनके यहाँ जो बौद्धिक चर्चाएं होती है ना, और उसमें लगातार वो पाठ पढ़ाए जाते हैं कि धीरे धीरे आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा और आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। अब ये जो ना संघियों के आपने 3 प्रकार बताए, संघियों के 2 प्रकार अगर मैं ब्रॉडली बांटूं तो वो हैं, एक है गैर राजनीतिक संघी, एक है राजनीतिक संघी। राजनीतिक संघी वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होते हैं, और गैर राजनीतिक वो हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक या उस हिंदुत्व की विचारधारा में भरोसा रखते हैं और वहाँ हैं। तो संघ में रहने वाला हर व्यक्ति तो राजनीति कर नहीं रहा। अब भारतीय जनता पार्टी है राजनीतिक प्रकोष्ठ, आरएसएस का पार्टी है वहाँ, और पार्टियाँ हिंदुस्तान में अपने हिसाब से चलती हैं जी। वहाँ किसी मतलब विचारधारा तो का तो कोई मतलब ही नहीं होता। विचारधारा वहाँ अपनी आपकी हितों के अनुरूप चलती हैं कि आपको कहाँ फ़ायदा है, कहाँ से आप चुनाव जीत सकते हैं, कहाँ से आप अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो भारतीय राजनीति की विडंबना है कि वहाँ विचार का कोई महत्व रहा नहीं।
लेकिन आप जब भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए, और कांग्रेस में जाइए वहाँ तो कोई ड्रेस व्रेस का चक्कर है नहीं चाहिए ना उनको वैचारिक संगठन है कोई उस तरह का। इनके यहाँ चूँकि एक पूरा अनुशासन है कि लोग शाखा में जाते हैं। तो ये जो नए वाले आए हैं ना राजनीतिक संघी जो और दलों से आए हैं, इनको ये बताया गया है या किसी ना किसी के माध्यम से तो मिलते हैं, इनके मैसेज डाला दिमाग में। हाँ, तो इनको ये बताया जाता है, जो पहला पाठ इनको है कि भाई आप ठीक आ गए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन यह निर्णय सारे संगठन करता है। तो वो जो नया आदमी है ना वो ढूंढता है कि संगठन है कहाँ। संगठन अदृश्य है, वो भाववाचक संज्ञा है, उसे आप टच नहीं कर सकते। खैर हिम्मत करके अगर आपने ये देख लिया कि भाई ये 2-4 लोग हैं संगठन में, यानी सबसे महत्वपूर्ण तो संगठन महामंत्री है, तो वो तो दिख रहा है, तो उसके इर्द गिर्द जाएंगे। लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि वो हर किसी से खुलता नहीं है। मतलब ठीक है राजनीतिक दल में है, संघ का प्रतिनिधि है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करेगा। ये इतने घुटे हुए लोग हैं, इनको ये पता है कि जो आपकी कैटेगरी है ना उनके अकॉर्डिंग कैसे किससे बात करनी है, इसकी संघ आयु कितनी है, हाँ ये सवाल पूछते हैं उसके हिसाब से। जैसे किसी ने शिक्षा वर्ग किया हुआ, ओटीसी जिसको बोलते हैं आमतौर पे, तो जिसने पहला प्रथम वर्ग किया है तो वो ठीक है, लेकिन उसके सामने भी नहीं खोलते। दूसरे वाला का जो दूसरा सेकेंडरी होता है उसमें थोड़ा सा करते हैं, सीनियर मानते हैं। लेकिन जो तीसरा जो नागपुर में होता है विधिवत, वो जो अविवाहित रहने वाला, वो उनके अपने हैं, उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। अब ये जो लोग हैं ये पहले संगठन को ढूंढते हैं, और संगठन इनको जब मिल जाता है तो संगठन का कोई ना कोई पदाधिकारी इनको ये बताता है कि भैया यहाँ तमाम निर्णय संघ लेता है। तो अब ये संघ को ढूंढते हैं, तो संघी तो दिख रहे हैं सब जगह सुलभ है, वो अमुक जी फलाने जी करके हर शहर में एक जी है, हाँ 3-4 वो जी मिलते हैं। ये अभी हुए हैं 14 के बाद, पहले नहीं थे। अभी जो नए आएंगे उनको पकड़ते हैं, उनके पाँव के हाथ लगाना। जैसे हम अपने रोहतक शहर के 3-4 जी को जानते हैं, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, तो ये उनके पास जाते हैं, वो अपनी सेवाएं लेना शुरू कर देते हैं। ये सेवाएं देने के लिए तैयार होते हैं, चूँकि और दलों में माल खा रहे हैं, पैसे की कमी तो है नहीं, वो पूरे घाघ हैं, वो हवा नहीं लगने देते रत्ती भर भी। वो इनको बताते हैं कि भैया ये तो निर्णय संगठन लेगा। तो संघ और संगठन, संगठन और संघ, यही चलता रहता सारा का सारा इस समय में। लेकिन इनका महत्व उन लोगों का है जो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के काम आ सकते हैं। अगर वो जनाधार वाले लीडर हैं और किसी भी कारण से पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, आइए, उनको पद भी देंगे। लेकिन जब उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो उनको भी लात मार कर बाहर कर देंगे, क्योंकि फिर वो कहीं जाने लायक तो रहता नहीं। तो एक प्रवृत्ति ऐसी बढ़ी है कि भाई मैं भी संघी, जैसे वो आता है ना नारा, मैं भी चौकीदार, उस तरीके का। तो अब ये लोग पहले वालों से ज़्यादा अपने आप को वैचारिक रूप से संगठन से जुड़ाव बताते हैं। अच्छा, तो अब ये जैसे कल का तो बड़ा महत्वपूर्ण था कि 100 साल हो रहे हैं, और हाँ मतलब कल तो ऐसे ऐसे लोग संघी बने दिखाई दिए जो इससे पहले ये आइडेंटिटी छिपा रहे थे अपनी। जो विजयदशमी जो होता ना संघ का स्थापना वर्ष, वो विजयदशमी को होता दशहरा पे, संयोग से वो 2 अक्टूबर को आ गया। और अब चूंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं तो आप को हंसी इसलिए आ रही होगी कि जिन लोगों को आपने कभी टोपी पहनी नहीं देखा, हाँ मतलब धर्मवीर सिंह जी का क्या काम, मतलब हाँ, तो वो काली टोपी लगा के उन्होंने देख ली, कांग्रेस के अलग अलग गुट उन्होंने देख लिए, बीजेपी में है, मतलब क्या। और पता नहीं दीर्घायुओं ये सारे लोग जो आ रहे हैं, पता नहीं फिर कहाँ से लौट के कहाँ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे। अब पहला तो सवाल ये है कि ये सब इन्होंने ड्रेस इनको संघ वैसे मुहैया कराता, उपलब्ध कराता, वो सिलवानी पड़ती होगी ना जी ड्रेस, तो वैसे खाकी पैंट तो उसके हिसाब से, नाप के हिसाब से। कहीं किसी ने मुझे बताया था कि वो संघ कार्यालय से ही मिलती है। अच्छा जी। हाँ, उसमें वो एक्सेल क्या होते हैं इस तरीके बड़े स्टाइल, अपने हिसाब से उसको सेट करा लो। तो ये अब सब उस वेशभूषा में आ रहे हैं। लोग जब इनको देखते हैं, चूंकि इनके अतीत से, इनके चरित्र से, इनकी राजनीतिक विचारधारा से सब परिचित हैं, तो उनको हंसी आती। अब हरियाणा में खासतौर से, और कहीं ये चर्चा भी नहीं हो रही होगी ना, लेकिन हरियाणा छोड़ के नई बड़ी उर्वरक भूमि बनी है, ये उर्वरा भूमि बनी है संघ के लिए। तो यहाँ आपको इस तरह के चरित्र दिखाई देंगे, बहुत बहुत आनंद लेते हैं लोग, खिंचाई करते हैं लंबे तरीके से। उन्हें भी पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है।
है ना। और वो मजाक में आपस में जो अभी उनके उन पुराने दलों से भी संबंध बाकायदा बरकरार हैं, तो वो खिंचाई हो रही होगी अभी तक कल से। अभी आप इस सरकार में देखिए सर, जो पुराने संघी हैं या जिनको कहते हैं कि संघ के माध्यम से राजनीति में आए, उनकी आप कोठियों पे चले जाइए, कौवे बोलते हैं जी, कोई नहीं जाता उनके वहाँ पे। लेकिन आप रणबीर गंगवा के यहाँ चले जाइए, तांता लगा हुआ है लोगों का, काम कराते हैं वो। श्रुति चौधरी के चले जाइए, आरती राव के चले जाइए, और आप इसके अरविंद शर्मा के चले जाइए, आप राव नरवीर जी के चले जाइए, मतलब जितने मंत्री जो दूसरी पार्टियों में कभी रहे हैं, वो अगर बीजेपी में हैं तो वो लोगों से ज़्यादा घुले मिले हुए लोग हैं, जबकि जो वो दूसरे हैं वो पोर्टल वाले लोग हैं सर। तो ये बेशक बेचारे ड्रेस कैसी भी पहन ले, लेकिन मूलतः ये स्वभाव इनका वही रहता है, मिलने जुलने वाला। हाँ, चूँकि अगर ना मान लिया 20 साल 30 साल 40 साल आपने एक राजनीतिक दल में जीवन गुजारा, तो आप तो अभ्यस्त हो गए उस पार्टी की संस्कृति के, और आपको अब राजनीतिक कारणों से आना पड़ रहा है यहाँ। तो यहाँ पे आपको अपवाद स्वरूप ऐसे लोग मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में या मौलिक संघ में, जो लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ये मिलेंगे तो उनका टाइम है, उनके मिलने की परिभाषा ही अलग है कि शाखाओं का लगरी वहाँ बैठ गए और जी बस, इससे आगे नहीं। लेकिन हरियाणा का जो अपना एक सामाजिक संरचना है, लोगों के एक दूसरे काम आना, और एक जवाबदेही भी होती है लोगों की, यार तुझे हमने वोट दिया था। यहाँ का वोटर भी तो बहुत जागरूक है ना इस मामले में, वो नंगा भी कर देता उठा के। तो इन नेताओं को ये पता है कि भाई हमारे वाले लोग किस तरह के हैं, तो ये वैसा आचरण कर लेते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में तो आमतौर पर चूँकि ये शहरी पार्टी रही थी, तो ग्रामीण लोगों से तो इनका कोई राब्ता था ही नहीं उस तरह का। अभी 14 से पहले इनके खूब नारे लगते थे, चलो गांव की ओर। तो गांव इनके लिए एक विचित्र चीज था। पर अब गांव में एक आधा होने लग गया इनके, कोई नहीं, अब तो काफी हो गए। वो सारे के सारे आए इसलिए हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी और संघ, मतलब भाजपा संघ की मदद कर रही है और संघ अपने पैर फैला रहा है। वो आपको कस्बों में गाँवों में शाखाएं मिलने लगी इस तरह के। जैसे यहाँ मकडोली गांव है, हाँ। किसी मकडोली गांव के उसने डाल रखा था, सुधीर नाम के व्यक्ति ने, कि हमारे गांव में इससे पहले कभी संघ के लोग नहीं दिखाई दिए। हाँ। तो पता नहीं कहाँ से वो 10-20 लोगों को किसी उसमें भर के ले गए ट्राली वगैरह में, और वहाँ पे फिर उनका वो पथ संचलन करवाया। तो बोले इससे पहले हमने गांव में मतलब ये नहीं देखा। नहीं, धीरे धीरे अब देखें इस सब जगह होंगे ये पथ संचलन भी होंगे। और संघ के जैसे 25 के करीब गीत हैं उनके, वो याद करने पड़ेंगे। अच्छा, वो मुश्किल काम हरियाणा वाला। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है जो संघ की प्रार्थना है, नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि सुखम बढ़ती तो हम, वो विशुद्ध संस्कृत में है। अब यहाँ हरियाणा में तो अपनी दिक्कत आ जाएगी, हरियाणा में बनानी पड़ेगी। और यहाँ तो मैंने ये देखा कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो भाजपा में चले गए और दलों से, वो कहते थे यार त्यागी साहब चले तो गए, पर उनके तो सारे नेताओं के नाम याद नहीं होते। बोले क्या वो केशव राव, बलीराम, हेड गेवार, पता नहीं लगता एक ही आदमी का नाम है या 3 के हैं, है ना। माधव राव, सदाशिव राव, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन ये फोटो तो लगाते हैं उनके सब, वो फोटो लगा रखे हैं। अगर आप उनसे नाम को उच्चारण कराओगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा। अब इन्हें आदत ये है अपने राम प्रसाद वाली और भाई हरपाल, अब इन्होंने तो नाम ही नहीं सुने, विचित्र। अब चूंकि वो संगठन पूरी तरह से चित्तपावनी ब्राह्मणों का, महाराष्ट्र और विदर्भ से आ रहा, वो उनकी तो हिंदी बड़ी अजीब सी है। लेकिन सर मैं हालांकि कास्ट पे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है सर। वहाँ पे जितने बड़े पद हैं वहाँ पे या तो आपको ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, और वो भी खासकर महाराष्ट्रियन उधर के, या फिर आपको वहाँ पे जो वेस्ट समाज के लोग हैं बड़े पदों पे यही हैं सर। तो ये तो शुरू से रहा है उनके यहाँ तो एक्सेप्शनली कोई बनता है इससे बाहर। मतलब वहाँ एक धारणा थी कि ब्राह्मण तो बनेंगे प्रचारक। अगर आप इनके प्रचारकों की पूरी सूची निकालो तो उसमें 90% से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग होंगे, और इनका जो वित्त पोषण है वो वेस्ट समाज। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, उन्हें 35 साल भीख मांगी, 40 साल, तो वो जो भिक्षाटन के दौरान ऐसा तो है नहीं कि वो कमज़ोर हो गए, खाने में नहीं मिल रहा था। तो वो जो भोजन की व्यवस्था होती है और इनके जो प्रवास की व्यवस्थाएं होती हैं वो वैश्य समाज करता है। तो बनिया और ब्राह्मण का एक गठजोड़ है जो इस पूरे संगठन को पाल रहा था। अब राजनीतिक कारणों से आपको अब ये दूसरे घुस गए जी, अब ये दूसरे वाले आ गए, और ये उल्टेगा ये मतलब उस अनुशासन में रहेंगे। हाँ, भी तो नहीं। वो कहते हैं ना कि जैसे लोग अमेरिका वगैरह जाते हैं तो एक कल्चरल शॉक होता है कि वो सेट नहीं हो पाते लंबे समय तक, और बहुत से लोग सेट ना होने की वजह से आ भी जाते हैं वापस में।
तो ऐसे लोग जिन्हें ये लगा कि अभी तक कुछ नहीं मिला 10 साल में, तो वो वापसी भी करने लगे, घर वापसी होने लगी है। उन्हें लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखे हुए थे फेसबुक पे कि एक जैसे दैया साहब हैं, वो लिखते हैं कि मैं 1998 में संघ की शाखाओं में जाने लग गया था और मैं करीबन 2 साल नियमित रूप से संघ की शाखाओं में गया। तो बोले वहाँ जाने के बाद महीना तो आपको वो मतलब ये कहेंगे कि समाज हमारा है, राष्ट्र हमारा है, आपको मतलब पूरा बातें वहाँ चलेंगे, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो फिर सीधा सीधा धर्म के नाम पे आप में नफ़रत भरना शुरू करते हैं दूसरे धर्म की। और वहाँ बोले आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आपके पास थोड़ा सा भी बौद्धिक चिंतन है, आप सवाल उनकी बातों पे अगर सवाल उठा देंगे तो आप उस ग्रुप में नहीं रह सकते। इनके जो बौद्धिक विमर्श होते हैं ना, उसमें प्रश्न करने की अनुमति इस तरह से नहीं है कि वो बहस हो रहे हैं और तमाम आप दूसरा कोई। आप तो पढ़े हैं ना इस स्कूल में, संघ के स्कूल में पढ़े? संघ में मैं उस दौर में गया था जब 10-11 साल की उम्र का था, वो मैं खेलने कूदने वाली स्थिति थी। अच्छा, तो बौद्धिक चर्चाओं वाला शुरू में नहीं करते। उनका जो टारगेट है वो हमेशा ही 11, 12, 13, 14 साल के जो बच्चे हैं ना उनको लेते हैं, चूँकि कोमल दिमाग है और तब तो कोई राजनीतिक विचारधारा उनके अंदर पनपती नहीं है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है कि खेल के माध्यम से या बौद्धिक के माध्यम से वो चीज़ें डालते। जैसे वो छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी तो भाई वीर थे, सारी बातें थी उनकी, तो उनका एक जो दुश्मन दिखाएंगे चाहे वो मुगल बादशाह, तो उसको मुसलमान के रूप में पेंट करेंगे। तो उनका मसला ये है कि मुगल के माध्यम से मुसलमान से नफरत हो जाए। तो बहुत ही बारीकी से, बड़ी सूक्ष्म तरीके से ये चीज़ें लोगों के दिमाग में इनकलकेट की जाती हैं। अब आप ये देखिए, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का कल भाषण हुआ है। हाँ, बड़ा अच्छा भाषण। उन्होंने ये कहा कि गांधीवाद इस देश को बचा सकता है, अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ रही है। उन्होंने हिंद स्वराज जो गांधी जी की मूल पुस्तक है, सैकड़ों साल पहले उन्होंने लिखी थी, उसने कहा यही रास्ता है देश को बचाने का। यानी मोहन भागवत पूरी तरीके से गांधी जी की कल वकालत करते नजर आए और इस सरकार को समझाया उन्होंने संकेतों में। जनजेड के बारे में चेताया उन्होंने। हाँ, तो उनकी बातें जब आप सुनोगे ना तो ये सरकार तो उसके एकदम अलग चल रही है, बिल्कुल अपोजिट काम कर रही है। और देखो उनके भाषण को मोदी जी सराह रहे हैं। खास बात ये देखो जरा कि भागवत जी ने जो स्पीच दिया वो उन बीजेपी की सरकार के बिल्कुल उलट जाता है। भागवत जी ये कह रहे हैं कि नेपाल भी हमारे भाई हैं, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान तो है ही है जो अखंड भारत के हिस्से हैं, तो कहते हैं कि इनसे हमने संबंध खराब नहीं करने, और उल्टे काम हो रहे हैं। और हो क्या रहा है। और जो आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने कहा कि जो अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है वो तो लगातार बढ़ रही है, और बढ़ाई किसने है? बढ़ाई किसने? विदेशी मतलब कल के भाषण में उन्होंने आप देखो संकेतों के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार पर हमला किया है। और आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि नाउ आरएसएस हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मोदी का संघ, मोहन भागवत का संघ। मोहन भागवत जी इनके कार्यक्रम में नहीं आए थे। तो अब आप देखें कि जो महाराष्ट्र में कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम की वीडियो मैंने देखी थी, नितिन गडकरी बात कर रहे थे, चूंकि वहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रभाव है इनका, तो ये लोग वहाँ बड़े सहज होते हैं बात करने में। अच्छा, हम उनकी मराठी मिश्रित हिंदी जो है वो प्रभाव की उसकी मजाक उड़ाएंगे, वहाँ तो कोई नहीं उड़ाएगा इस चीज़ की। तो नितिन गडकरी को मैंने भाषण देते हुए देखा कि वो उस वातावरण में बहुत सहज थे। मोहन भागवत जी भी वहाँ बैठे हुए थे और वो जिस तरह की बातें बताते हैं कि भाई उस सन में ये हुआ था और तब फलुक जी आए थे और ये गुरु दक्षिणा हुई थी, तो उनके पास साझे किस्से हैं आपस में शेयर करने के लिए। ये तो नई धरती, यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। इनके तो वही मैं कह रहा हूँ कि आगे आगे जो संघ के गीत हैं और जो संघ की प्रार्थना है पहली, उसमें चक्के जुट जाएंगे इनके। अब इनको संघ को ये चाहिए कि जो यहाँ वाले जा रहे हैं ना इधर उधर से, तो इनकी वो ओटीसी शो करें कि भाई आप आ तो गए हो, आप प्रार्थना याद करके ले, अब प्रार्थना याद करो। अब इस बुढ़ापे में धर्मवीर जी कर रहे होंगे नमस्ते सदा। निकम्मा बच्चा था सर, और टीचर ने खड़ा कर लिया, बोला ऋषि लिख के दिखा। तो ऋषि लिखना थोड़ा मुश्किल काम है जी। कुछ देर सोचता रहा, बोला जी बाबा लिख दूं। खैर ये जो लोग हैं ना अपने केवल राजनीतिक स्वार्थों से वहाँ गए। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से कतई सहमत नहीं हूँ, पर मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनके बूढ़े तो मुझे भी ठीक लगते हैं जी। ठीक है, उनकी एक विचारधारा है, उसमें वो अपनी विचारधारा उस पर अटल रहते हैं। हाँ, उनकी विचारधारा है, वामपंथियों की विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है,
तो है, सबका सम्मान करना चाहिए, उनका सोचने का तरीका है। और अंततोगत्वा वो सारी की सारी विचारधाराएं ये कह रही हैं कि हम इस तरीके से इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनसे असहमति होते हुए आप उनके शत्रु नहीं हो सकते। हाँ, ये शत्रु है। भाजपा वाले, आरएसएस वाले, आरएसएस दिखाते नहीं कि भाजपा करती है शत्रुता, जैसे लिबरल लोगों के खिलाफ है, और कांग्रेसी को खांग्रेसी बोलेंगे, जेएनयू के समाजवादी को अर्बन नक्सली बोलेंगे जी। हम इस तरह की सोचें इनकी है, लेकिन हम एक नागरिक के तौर पे जो भी हमारी समझ है उसके अकॉर्डिंग हम इनका विरोध नहीं करते, चूँकि वैचारिक भिन्नता बहुत जरूरी है। एक रास्ता अगर वैचारिक स्तर पर हो जाएगी तो फिर उसमें बात नहीं बनेगी। और आदमी के बुद्धि का विकास तभी होता है जब विभिन्न विचारधाराओं के साथ पलता पड़ता है ना। अगर मान लिया एक परिवार में सारे लोग एक ही तरह से सोच रहे हैं, आप देखना कितना मुश्किल हो जाएगा जीना, ठीक बात है ना। तो ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है। ये बहस, और भारत में तो प्रारंभ से रही है सारी की सारी चीज़ें, दो विचारधाराएं रही हैं ना साथ में, और उनका सम्मान भी। लेकिन अगर आप कल का मोहन भागवत जी का स्पीच अगर पूरा उसका एनालिसिस करें सर, वो एक तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को बिल्कुल आईना दिखाया है। बिल्कुल, तुम्हारे यहाँ जैन जी जनरेशन तुम्हारे खिलाफ है, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, लोगों का जन कल्याण की योजनाएं तुम नहीं ला पा रहे। और खास बात ये कि मोदी जी उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जबकि पिछले 11 साल से अडानी और अंबानी के अलावा कोई नाम नहीं सुना हमने देश में। काम बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं जी उसके। देखिए, संघ के जो भी आइडियोलॉग्स हैं वो सब संकेतों में बात करते हैं। और जितना हमने भी इनको जाना है, तो कल के भाषण में उन्होंने बहुत मतलब परोक्ष रूप से बहुत बड़े हमले किए हैं उन पर वैचारिक स्तर पे। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस चीज़ को नहीं जानते। ये जो उन्होंने लिपापोती करी है ना तारीफ करके, वो उसी का हिस्सा है। आज स्थिति ये है कि संघ और भाजपा के अंदर बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। और एक दौर ऐसा था, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब हटाना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी को दंगों के बाद, तो हटा क्यों नहीं पाए। बात तो सही है, वो प्रधानमंत्री थे, हटा देते। तो अडवाणी जी ने रोका उनको करने से। तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि भाजपा का संगठन, भाजपा की पार्टी और आरएसएस जब मिल जाते हैं आपस में, तो ये दोनों इतने ताकतवर हो जाते हैं कि किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते। ये सूत्र है। तो भाजपा और संघ, भाजपा का संगठन और आरएसएस दोनों कहीं आपस में इतने ना जुड़ जाएं कि वो मोदी जी की गद्दी के लिए खतरा हो जाए। तो इसीलिए इसी जो युद्ध चल रहा है ना, मोदी का आरएसएस और बीजेपी का आरएसएस, ये लड़ाई चल रही है। और मोहन भागवत जी संकेतों द्वारा बात करती है। और चूंकि वो भी, हमारे वाले भी बहुत प्रचारक हैं पुराने, वो समझते हैं कि रग रक्षा वाक्य, तो वो अपने ढंग से चल रहे हैं। लेकिन एक अंतर युद्ध तो जारी है। अब क्या इसका कल्मिनेशन होगा, कैसे होगी। कांग्रेस को कहते थे ये अध्यक्ष, तो वो भी नहीं बना पा रहे जी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल नहीं बना पा रहे। और मैं कहता हूँ कांग्रेस ने तो कभी दावा ही नहीं किया। कांग्रेस ने कब कहा कि वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस। ये जब ये कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, तो ये जो पदों पे बैठ के जो भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग, ये संघ के लोग अपने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में सेट करवाते हैं, तब इनका राष्ट्र प्रथम कहाँ चला जाता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे हैं। इनकी जो वो है ना सारी विचारधारा और जो शिक्षा है वो दूसरों के लिए है। अब एमडीयू है सर, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक इवेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब पढ़ाई के अलावा वहाँ सब कुछ हो रहा लग रहा है जी। हाँ, तो एमडीयू तो चलो हमारे शहर की यूनिवर्सिटी, इसलिए मैंने बात कर ली। और आपने देखा होगा 2014 में जब मोदी जी आए तो 15-16 में मैंने इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने सबने ये सिलवा लिए थे। अच्छे, हाँ, वो निकर हर शाखों में जाने लगे थे। अच्छा, बड़े बड़े सबाल्टर्न पॉलिटिक्स की बात करने वाले अम्बेडकरवादी मैंने देखे शाखाओं में जाते हुए। और व्यासपीठ पे जाकर नतमस्तक होने लगे सारे के सारे तमाम प्रोफेसर। व्यासपीठ वालों का तो जी ऐसा सुनने में आया, एक यूनिवर्सिटी में रिजल्ट बाद में निकला, उनके परिवार का कोई महिला ज्वाइन करने पहले पहुंच गई। हाँ। और किसी ने फोटो खींच के वायरल कर दिया। जितने भी विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं हरियाणा जी में दावे से कह सकता हूँ, वो सब अधिकतर नए वो बने हैं। केवल राजनीति की बात कर रहे थे, राजनीति में नहीं, यूनिवर्सिटीज में भी ये सारी शिक्षा में तो पूरा आरएसएस यहाँ समझदार लोग, जो तथाकथित समझदार लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर तुमने अपने पद को बचाए रखना है, इस पद पर रहते हुए आगे प्रगति करनी है, आपने रजिस्ट्रार बनना है, वाइस चांसलर बनना है, तो एकमात्र रास्ता आरएसएस है।
और इस तरह के लोग जो हैं वो इनकी अपनी कोई विचारधारा पहले रही होगी, मुझे तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन यहाँ आते ही वो उनकी ये कोशिश होती है कि किसी बाहर से किसी अतिथि को बुला लें, लोकल जो आरएसएस के लोग हैं उनको बुला लें, और एक ये अपने पक्ष में माहौल बनाते हैं। ये महाघोर स्वार्थी किस्म के लोग हैं ये भी। आरएसएस को ये लगता है कि यह भाजपा को क्या नुकसान है, वे लोग तो चाहिए, देना ना देना तो उनके ऊपर बात है। वहाँ भी प्राप्ति के रास्ते अलग अलग हैं। मैंने बहुत लोग देखे जो संघर्ष करते रहे बेचारे, बोले जी मैं 20 बार इंद्रेश जी से मिला हूँ, 20 बार मैंने, वो मना भी नहीं करते और करते भी नहीं, करते नहीं जी, है ना। लेकिन वीसी लगा देते हैं वो। हाँ वीसी उनके लगते हैं, बिल्कुल। वीसी मतलब 3-4 लोग हैं हरियाणा में जो वीसी लगाते हैं। ये सब जगह ऐसे लोग हैं। और एक तो बड़ा चर्चित चेहरा नहीं देखा आपने, वो प्रोफेसर कुठियाला थे एक, अब तो सारे कुठियाला हो रहे हैं जी। वो एक बार दाढ़ी बढ़ा के फरार हो गए थे, उनका वो अब तो अखबारों में ऑर्डर अब निकला तो जी सारे कुठियाला हैं इनके तो। तो इनका मकसद सिर्फ यही है, तो स्वार्थ से प्रेरित होकर जब व्यक्ति किसी कथनी करने में विचारधारा से अंतर जुड़ता होता है जी है, इनके। मतलब ये बात राष्ट्र की करेंगे, काम उल्टा करेंगे उसका। हाँ मतलब आप ये देखिए, भागवत जी कह रहे हैं गरीबी और अमीरी बढ़ रही है, सरकार में भी इनके वही काम हो रहा है, तो कंट्रोल ना वो लगा रहे ना ये लगाना चाहते। देखिए मैं ये मान कर चलता हूँ, जो हिंदुस्तानी कभी स्कूल नहीं गया, जिसे ना संघ का पता ना किसी और का, उसके लिए भी राष्ट्र सर्वप्रथम है। तो आप किसको क्या बताना चाह रहे हो? दरअसल ये दूसरे लोगों में हीन भावना भरने चाहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो भाई दूसरों के लिए क्या नहीं, राष्ट्र तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। और ग्राम स्वराज तो देख लो, ये चेंज है संघ की आइडियोलॉजी में। बिल्कुल संघ है कि आज मतलब जो लोग, इंदौर में भी एक जुलूस निकला है कि वीर गोडसे के नारे लगे वहाँ पे। मतलब इन्होंने और भी आक्रामक संगठन नीचे बनाए हुए जिनसे आरएसएस अपना रास्ता कहता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं। जबकि है वही नहीं। बजरंग दल है, बीएचपी है। अब तो सर बहुत सारे मतलब जो विशुद्ध रूप से दूसरे संगठन होते थे वो भी इनकी शाखाएं बढ़ गई। इतनी क्रूरता है। आज कहाँ है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, नाम सुनते हो आपने? कहाँ है विनय कटियार? कहाँ की साध्वी प्रवीण तोगड़िया जी जिंदा हैं? जिंदा है। अच्छा। लेकिन वो व्यक्ति जो मतलब गुजरात में शुरू के 3 साल में मोदी जी के लिए सिरदर्द बना हुआ था तोगड़िया। मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में राजधर्म निभाने की कोशिश करते भी तो तोगड़िया कामयाब नहीं होने दे रहे थे उनको, तो उनका भी इलाज करना पड़ा। आज कोई नाम लेवा नहीं है। और उस समय तोगड़िया अगर हरियाणा में भी कहीं आ जाते थे तो पूछो ना, खबरें छपती थी जी। हाँ, प्रवीण जी आ रहे हैं, प्रवीण जी आ रहे हैं, और अब कोई नामो निशान नहीं है। तो इस पार्टी में और संगठन में सारी चीजें होती हैं, वो तमाम बुराइयां हैं जो और जगह हैं, बस ये गुप्त रूप से बड़े। और ये फर्क भी है सर, अब 2014 से पहले वाला संघ वो सत्ता का मजा नहीं था जी। अभी सारे अमीर संघी हो गए हैं जी, जिनको जो तृतीय वाले भी हैं ये भी सत्ता का मजा ले रहे हैं जी, बहुत पूरा आनंद लेते हैं ना। तो ये वाला नई तरह का संघ है ये। अब ये जो नए जो लोग जा रहे हैं ना, ये इसको, इनकी पूरी जो छवि है किसी दिन उसको भी खराब करेंगे जी ये। हाँ बिल्कुल। अभी अपने साथ भी तो बहुत सारी धरोहर विरासत लेके आते हैं, लेके जाएंगे। खैर दोस्तों, नए 3 तरह के संघी है आपको दिखाई देंगे, लेकिन सच्चाई है कि लोगों को जो ये लगता है कि हमें अगर जीवन में कुछ बड़ा अवसर चाहिए तो वो संघ में एंट्री कर रहे हैं। मेरे अपनी जानकारी में कोई सैकड़ों लोग संघी हो चुके हैं अंदर बताएं चाहे ना, लेकिन वो मतलब खुद को संघ का दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर वही बैठा हुआ है मूल, लेकिन एक पैटर्न बन गया है, एक धारणा बन गई है, कुछ सच्चाई भी है कि अगर आपको किसी बड़े पद पे पहुंचना है और कोई सफलता हासिल करनी है तो आपके ऊपर एक मोहर ठप्पा लगना जरूरी है संघ का। तो लोग उस ठप्पे को लगवाने के लिए संघ में जा रहे हैं। कोई कामयाब हो जाता है दोस्तों, कोई नहीं हो पाता, लेकिन ठप्पा ज़रूरी है। अब ये जो ठप्पा ये सरकारी ठप्पे की तरह है और सत्ता वाला ठप्पा है ये। अभी ये जो नए लोग, हरियाणवी लोग जब संघ में ज़्यादा संख्या में जाएंगे तब असल परीक्षा तो संघ की अभी होनी है जी। हाँ, जब ये हरियाणा के लोग संघ में जाना शुरू कर देना, और खासकर ये जो तो तब पता चलेगा इनको संघ का क्या है ना। हो सकता है संघ का चरित्र बदल दें जाके। यही बदलेंगे जी, ये दूसरे भागेंगे इनको देख के। हाँ, इनको देख के फिर दूसरे भागेंगे। तो आप ज़रूर बताएं दोस्तों, आप किस प्रकार के संघी को जानते हैं और किस प्रकार का संघी होना आप पसंद करेंगे। मुझे संघ से व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं है,
मैं उतना ही सम्मान संघ का करता हूँ जितना मैं कांग्रेस का करता हूँ, जितना मैं वामपंथ का करता हूँ, समाजवादियों का करता हूँ। सब विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए और सब विचारधाराओं को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। विचारधाराएं कोई बुरी नहीं होती, बस हम हर विचारधारा के लिए नहीं बने होते हैं। किसी को कोई विचारधारा पसंद आती है, किसी को कोई विचारधारा पसंद आती है। और ब्रॉड माइंड वो होता है जो सारी विचारधाराओं की अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के समाज के लिए कुछ सार्थक काम करके दिखा दे। शुक्रिया दोस्तों, मिलते रहेंगे। आप ज़रूर बताना, आप अगर आपका संघ से जुड़ा हुआ कोई अनुभव हो तो उसको भी साझा करना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।